नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश धानुका, जो कि बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर धानुका, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में और जानेंगे उसके इलाज के बारे में। अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर गणेश धानुका जी से। सर, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसका किडनी पर किस तरह का असर पड़ता है। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये किडनी की एक सामान्य बीमारी होती है। सामान्य भाषा में अगर समझाए तो किडनी जो होती है एक छन्नी का काम करती है हमारे शरीर में, जिससे अनावश्यक पदार्थ और जो एक्स्ट्रा पानी होता है पेशाब द्वारा निकल जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो हमारे पेशाब की छन्नी होती है किडनी में, उसके छेद बड़े हो जाते हैं। उस कारण शरीर से हमारे एक्स्ट्रा प्रोटीन यूरिन में रिज़ाव होता है। उस वजह से शरीर में सूजन आना, शरीर में सूजन आना, खून में पेशाब की मात्रा, ये अल्बुमिन की मात्रा कम हो जाना, पेशाब में बहुत ज़्यादा अल्बुमिन आना और खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, इन सभी लक्षणों के जो एक सिंड्रोम होता है, इसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से शरीर पे कुप्रभाव इस प्रकार होते हैं कि बच्चों को आँखों के नीचे और पैरों में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना, बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन का पकड़ लेना, किडनी पे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खून का थक्का जम सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। यह इस प्रकार के कुप्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का किडनी पर क्या असर पड़ता है ये तो आपने समझा दिया। अब कारण भी आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के कारण इस बीमारी में होते हैं और किस तरह का असर इन कारणों की वजह से पड़ता है। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर हम कारण की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक होता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मुख्यतः कारण जो होते हैं, यह अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। यह बीमारी 80% बच्चों में पाई जाती है, 20% जो है यह प्रौढ़ावस्था में या अडल्ट में पाई जा सकती है। इसके मुख्य कारण है मिनिमल चेंज डिसीज़, FSGS, जिसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक MPGN। यह 4 प्रकार के इसके कारण होते हैं। अक्सर बच्चों में पाए जाने वाली बीमारी का कोई कारण हमें नहीं पता चलता है, मगर अडल्ट में या प्रौढ़ अवस्था में जो बीमारियां होती है उसमें बहुत बार किसी इन्फेक्शन या किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, इन कारणों से, या कोई कैंसर है, इसमें ये बीमारियां हो सकती है। और रही बात अभी सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मुख्य कारण होते हैं कि डायबिटीज़ से बहुत बार हमारे किडनी की जो छन्नियाँ हैं उसके छेद बड़े हो जाते हैं और प्रोटीन का रिज़ाव होता है। कुछ बीमारियां होती है अमाइलोइडोसिस जैसी, उसमें भी ये हो सकता है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होती है, जैसे कि ल्यूपस की बीमारी होती है या कोई MPGN होता है। इस बीमारियों में भी किडनी से प्रोटीन भारी मात्रा में निकलता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। बिल्कुल, इस सिंड्रोम के मुख्य लक्षण अब आपसे सामान्य भाषा में समझना चाहूंगी, जिसको देखकर एक अलार्मिंग सी सिचुएशन हो जाए कि अब डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक सामान्य बीमारी है और अक्सर ये बच्चों में पाई जाती है और कॉमन जो एज होता है वो है 2 साल से 6 साल के बीच में। अक्सर घर पर माँ बाप पहली चीज़ जो नोटिस करते हैं कि बच्चा नींद से उठा है और उसके आँखों के नीचे स्वेलिंग नज़र आती है। और इस स्वेलिंग का एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यह स्वेलिंग जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे स्वेलिंग कम होती जाती है और शाम के समय में स्वेलिंग बिल्कुल कम हो जाती है। सबसे प्रारंभिक लक्षण यही है। जिस तरीके से प्रोटीन किडनी से निकलता है, अगर उसकी मात्रा बढ़ती है तो यह स्वेलिंग जो है धीरे धीरे पैरों से स्टार्ट और पैरों में आने लगती है, पैरों से स्टार्ट होकर पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती है। स्वेलिंग का कारण होता है कि हमारे धमनियों में अल्बुमिन की कमी होने की वजह से प्रोटीन हमारे टिश्यू में जमा होता है। तो इसी प्रकार जो है स्वेलिंग पूरे शरीर को घेर लेती है। फिर समय अनुसार पेट में पानी, छाती में पानी भरना, यह मुख्य लक्षण दिखाई होते हैं। जब कोई पेशाब करेगा तो पेशाब में खूब झाग आना, वहाँ सफ़ेद हो जाना, यह मेनली लक्षण होते हैं। और कुछ जांचों पे फिर हमें पाया जाता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या शरीर में अल्बुमिन की कमी है। बिल्कुल, और प्रोटीन लॉस तो यूजुअली बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आगे किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस और फेस करने पड़ सकते हैं इस बीमारी की वजह से? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जनरली कॉम्प्लिकेशन बच्चों में दिखाई देता है और दवाई को
बहुत ही आसानी से ये रिस्पॉन्स कर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा तो नहीं होते हैं, मगर अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होना या पेशाब की मात्रा में कमी आना, पेट में पानी होने की वजह से पेट में दिक्कत होना या पैरों में सूजन है तो इन्फेक्शन का रिस्क, यह सभी हो सकते हैं। दूसरा, इन बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे हृदय की धमनियों में चर्बी का जम जाना और हार्ट अटैक का खतरा एक होता है। और इसी कोलेस्ट्रॉल चर्बी बढ़ने की वजह से इन पेशेंट में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक खासा रिस्क होता है। तो यह सभी खतरे हो सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम डॉक्टर क्या एज फैक्टर पर डिपेंड करता है कि सिर्फ बच्चों में ही इस तरह की बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है, एजड लोग में इस तरह के लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं? जी, जैसे कि मैंने कहा कि 80% जो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ये बच्चों में पाए जाते हैं और उसका खास एज ग्रुप होता है 2 से 8 साल। मगर ऐसा नहीं है कि बीमारी अडल्ट्स में नहीं मिलेगी। 20% लोग होते हैं जो प्रौढ़ावस्था में होते हैं या 20 के ऊपर होते हैं, उन लोगों में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पाया जाता है। इवन जो बच्चों के मैंने 4 प्रकार बताए वो प्रकार भी बड़े अडल्ट्स में पाए जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, किडनी की बायोप्सी के बारे में अब आपसे समझना चाहूँगी, विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, किडनी बायोप्सी बेसिकली हम इस बीमारी के निदान के लिए हम करते हैं। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं इसके निदान के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है क्लिनिकल सिम्टम्स, दूसरे होते हैं हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाने हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने वही बताया कि एक बच्चों का खास एज ग्रुप होता है 2 से 8 साल, उसमें पैरों में सूजन, आँखों के नीचे सूजन आना और पेशाब की कमी होना, और यह सूजन अभी अचानक से आई है। ये क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, ये खास दर्शाते हैं कि पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और दूसरा एक होता है पेशाब में झाग आना। कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो हम करवाते हैं कि पेशेंट आते हैं तो यूरिन की जब जांच करते हैं तो यूरिन में काफ़ी मात्रा में एल्ब्यूमिन का रिज़ाव होते रहता है। इसमें आइडियल टेस्ट होता है 24 घंटे का पेशाब जमा करना, उसमें यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन की मात्रा की जांच करना, जिसे हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन कहते हैं। अगर यह करवाने में आप सक्षम नहीं हैं तो एक स्पॉट यूरिन पीसी रेशियो होता है। यह टेस्ट भी बहुत बार हमें सब चीज़ें क्लियर कर देती है। यूरिन रूटीन एनालिसिस होता है। सीबीसी और क्रिएटिनिन की जांच, ये हमें किडनी में कितनी खराबी है यह जांच पता कर देती है। पेट का सोनोग्राफी और एक्सरे की जांच, इससे हमें पता चलता है कि पेट में कितना पानी है और क्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका निदान करते हैं। करीबन 90% बच्चों में इन निदान से अगर दवाई हम स्टार्ट करते हैं तो रिस्पांस आ जाता है, मगर कभी कभी 10% केसेस में हमें किडनी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। किडनी बायोप्सी हम तभी करते हैं यदि बच्चे की कोई बच्चा नेफ्रोटिक या कोई भी व्यक्ति नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आया है, उसकी उम्र 2 साल से कम है या 9 साल से ज़्यादा है, या फिर वो बहुत समय से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की दवाई खा रहा है और उसमें रिस्पांस आता है, कभी नहीं आता है, या बहुत साल हो गए सेम दवा लेते हुए, या कोई और कारण है, ये ढूंढने के लिए हमें किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है। बहुत बार इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ क्रिएटिनिन की मात्रा अगर बढ़ी हुई है, कोई ANA है या कॉम्प्लीमेंट लेवल है, इनमें कुछ गड़बड़ी है, या पेशाब में खून भी आ रहा है, तो यह सब कंडीशन में कोई और बीमारी रूल आउट करने के लिए हमें किडनी बायोप्सी की ज़रूरत होती है। किडनी बायोप्सी बेसिकली एक बहुत ही साधारण प्रोसीजर होता है जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में आपके पीठ द्वारा एक छोटी सी सुई चुभाई जाती है और किडनी से एक टुकड़ा निकाला जाता है, जो कि हम माइक्रोस्कोप द्वारा उसको देखकर क्या बीमारी है और इसका क्या भविष्य होगा इसके बारे में पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, इस जिस तरह के लक्षण अभी डॉक्टर गणेश ने हमें बताए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है और आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इस समस्या का निदान और इलाज के बारे में अब हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गणेश, जानना चाहेंगे किस तरह से इलाज इसका उपलब्ध होता है मेडिकली? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, निदान के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है। यह बहुत ही साधारण बीमारी है और दवाई लेने से ठीक हो जाती है। इस इलाज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आहार में परिवर्तन और दूसरा है दवाई द्वारा इलाज, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। जिन बच्चों को सूजन होती है, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा जाती है, उन बच्चों को हम कहते हैं कि आप नमक और पानी का सेवन कम करें ताकि आपका सूजन शरीर में एक कंट्रोल में रहे। दूसरा होता है आहार में परिवर्तन की, तेल तलन की चीज़ें हैं ये नहीं खानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
अब आएंगे हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो दवा है उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। तो यह जो प्रेडनिसोलोन या मेथिल प्रेडनिसोलोन, यह दवाइयाँ होती है जो हम बच्चों में देते हैं, जिसके डोज और कितनी मात्रा में देनी है यह बच्चों में और बड़ों में डिफरेंट होते हैं। तो जनरली ये दवा स्टार्ट करने के बाद बच्चों में आने वाले 1 से 2 हफ्ते में यूरिन में प्रोटीन पूरा गायब हो जाता है, सूजन पूरी कम हो जाती है। और इस दवा का कोर्स हमें करीबन 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू करना होता है। समय के अनुसार इस दवाई का डोज कम करना होता है। अगर किसी मरीज़ में प्रेडनिसोलोन अगर इससे रिस्पांस नहीं आ रहा है या बार बार देना पड़ रहा है, तो हमें कुछ स्टेरॉइड स्पेरिंग ड्रग्स होते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसमें लेवेमिसोल है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस या माइक्रोफिनोलेट की दवाइयाँ होती है। बहुत बड़ा एक ड्रग बैग है जिसमें से आप किसी प्रकार की भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है और ये दवाई आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन का आप जिक्र करें डॉक्टर, जानना चाहूँगी कि क्या ये विपरीत असर वाली भी हो सकती है, और अगर होती है तो क्या बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए जनरली एक सभी जगह एक न्यूज़ रहती है कि स्टेरॉइड जो है ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर आप मेडिकल डोज में अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिर्फ स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिससे बहुत जल्दी रिस्पांस आता है। अगर डॉक्टर की निगरानी में और बताए हुए डोज के अनुसार आप दवाई लेते हैं तो इसके विपरीत असर नहीं आते हैं, इससे फ़ायदा ही होता है। हाँ, विपरीत असर इस दवाई के बहुत सारे होते हैं। वो कब आते हैं कि जब ये दवाई आपने बहुत लंबे समय से ली है और यह दवाई हाई डोज में चल रही है, तो हड्डियाँ कमज़ोर होना, कैल्शियम की कमी होना, शरीर में चर्बी जम जाना या फिर इन्फेक्शन का रिस्क होना, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, यह इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट स्टेरॉइड से हो सकते हैं। मगर एक शॉर्ट टर्म कोर्स और डॉक्टर की बताए हुए डोज के अनुसार अगर आप चलते हैं तो इसके विपरीत असर जनरली नहीं देखने मिलते। अगर बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डॉक्टर इलाज चल रहा है और आगे जाकर यूरिन में प्रोटीन आने की समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर सूजन बरकरार रहती है, तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, आपका अगर आपने पेशेंट को स्टेरॉइड स्टार्ट किया है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अब नील हो गई है, लेकिन बहुत बार फैमिली मेम्बर्स या उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पेशेंट को सूजन आ रही है, तो वह सूजन का कारण ज़रूरी नहीं है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, यह हो सकता है। स्टेरॉइड चालू करने के बाद जैसे कि मैंने बताया, इसके साइड इफ़ेक्ट होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और भूख लगने की वजह से बच्चे ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाने की वजह से शरीर में चर्बी जमती है। तो चर्बी जमना भी एक सूजन के जैसा दिखाई देता है। इसलिए अगर यूरिन में प्रोटीन नहीं है और बच्चा आपका ठीक है तो सूजन नहीं, ये चर्बी हो सकती है। यानी कि दवा के असर के कारण भी कई बार ऐसा हो सकता है कि बॉडी में सूजन आए। दोनों चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जैसे कि बताया कि आपको एक तो यूरिन का टेस्ट आप करिए, यूरिन में अगर प्रोटीन नील है तो इसका मतलब वो सूजन जो है वो उसकी नहीं है। सेकेंड चीज़ होती है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो सूजन होती है वो मुख्यतः मैंने बताया कि आँखों के नीचे आती है और उसके बाद पैरों में आती है। और ये सूजन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यह सूजन दिन में जब सोकर उठते हैं तो ज़्यादा रहती है और जैसे दिन बढ़ता है वैसे सूजन कम हो जाती है, शाम तक बिल्कुल चली जाती है। मगर दवाई के साइड इफ़ेक्ट से चर्बी अगर बढ़ी है तो यह सूजन 24 घंटे उतनी ही रहेगी। और यह सूजन जनरली आपको पैरों पे नहीं, आपके कंधों पर, आपके पेट के आसपास, फीमेल्स में ब्रेस्ट के आसपास, यह सब जगह सूजन दिखाई देगी। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्योरली क्योरेबल डिसीज़ है या आगे जाकर दोबारा हिट कर सकता है? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक खासियत है कि स्टेरॉइड देने से यह अगले 4 से 6 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर बच्चों में खासकर इसका रिलैप्स होने का चांस होता है 80%। मात्र 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको एक बार दवाई दी और ये भविष्य में कभी नहीं आएगा, मगर 80% बच्चे होते हैं जिनमें ये बीमारी बार बार आएगी और आपको बार बार स्टेरॉइड या स्टेरॉइड स्पेरिंग ड्रग्स का कोर्स करना होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो अमूमन देखा जाता है 11 से 15 साल की उम्र में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो ये बीमारी धीरे धीरे गायब होने लगती है और फिर भविष्य में लौट के नहीं आती है। मगर 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 15 साल के बाद भी बीमारी कंटिन्यू रहती है, उसका इलाज करना पड़ता है। रही बात बड़ों की, अगर बड़ों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी होती है तो करीबन 50% टाइम तो ये बीमारी नाइलाज होती है, दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। 50% लोगों में ही ये बीमारी रिस्पॉन्ड करती है और जिन लोगों में रिस्पॉन्ड करती है उन लोगों में भी रिलैप्स का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जो समय अनुसार धीरे धीरे कम हो जाता है।
बिल्कुल। और कुछ देर पहले किडनी बायोप्सी का आपने ज़िक्र किया, जानना चाहूँगी कि बच्चों में किडनी बायोप्सी किस तरह से होती है, कब होती है? देखिए, बच्चों में किडनी बायोप्सी मैंने बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, अगर उसकी उम्र 2 साल से कम है या 9 साल से ज़्यादा है तो किडनी बायोप्सी इंडिकेटेड है। साथ में बच्चा बहुत दिनों से दवाई ले रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमें और कोई बीमारी तो नहीं है वो ढूँढने के लिए किडनी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। साथ में बच्चे का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या कोई एएनए एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्स लेवल बढ़े या कम है, या कोई पेशाब में खून आ रहा है, इन सभी कंडीशन में हम किडनी बायोप्सी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। किडनी बायोप्सी मैंने बताया एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है। आपके रीढ़ के हड्डी के बाजू से एक सुई हम शरीर में डालते हैं और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किडनी का टुकड़ा निकाल लेते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं, जिसे किडनी बायोप्सी कहते हैं। किडनी बायोप्सी एक बहुत ही सरल प्रोसीजर होता है जिसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, मगर 1000 में से 3 लोगों को हो सकता है आपको ब्लीडिंग की संभावनाएं हो, तो वो भी आसानी से रुक जाती है। अडल्ट्स में डॉक्टर आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ये लक्षण होने के आसार बने रहते हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो ऐसे किस तरह के बच्चे होते हैं जो इस बीमारी की जद में आने के सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? देखिए, बच्चे जनरली देखा जाए तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। जनरली एक एज ग्रुप ही होता है 2 से 8 साल, और उसमें भी मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर ऐसी बात की जाए कि कौन से बच्चे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो जैसे जिनको लिम्फोमा हुआ है, कैंसर है, कुछ बच्चों को वैक्सीन लगा है या कुछ बच्चों को दर्द की गोली दी है, यह बच्चे होते हैं जिनको हाई रिस्क होता है, जिनको हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। अदरवाइज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब आपसे उपचार के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहूँगी कि जिस तरह से उपचार का आपने कहा कि कई सारे वेज हैं इसको ट्रीट करने के लिए, मेडिकली भी और यूजुअली भी। नेफ्रोलॉजिस्ट इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये जानना चाहूँगी। देखिए, जैसे मैंने बताया, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हम पहले तो इसकी जांच करके इसका निदान करते हैं। उपचार के लिए हम जो सबसे पहली दवा इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेरॉइड, ओमनाकॉटिल या वाइसनॉन के नाम से मार्केट में आती है। तो यह दवाई का डोज बच्चों में और बड़ों में दोनों में अलग अलग होता है। उस प्रकार से हम इनको दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद हम रूटीन बेसिस पे इनके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखते हैं। अमूमन देखा जाता है कि करीबन आने वाले 1 से 2 हफ्ते में यूरिन में प्रोटीन नेगेटिव हो जाता है और सूजन पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अगर मान लो सूजन गायब हो गई है, यूरिन में प्रोटीन नेगेटिव आ गया है, तो मैंने बताया कि हम 3 से 6 महीने तक ये दवा का डोज कंटिन्यू करते हैं, लेकिन समय अनुसार इसको धीरे धीरे कम करते हैं और 6 महीने बाद पूरा बंद कर देते हैं। किसी पेशेंट का अगर 1-2 हफ्ते में भी रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम ये दवाई जो है बच्चों में 8 हफ्ते तक फुल डोज में, और जो बड़े लोग हैं उनमें 16 हफ्ते तक मैक्सिमम डोज में हम दवाई देते हैं, और तब तक हम इंतज़ार करते हैं सूजन जाने का। अगर सूजन चला जाता है तो वेल एंड गुड, फिर से हम 3 से 6 महीने में उस दवाई का टैपर ऑफ कर देते हैं। अब मान लीजिए बच्चा है वो ठीक हो गया है, फिर से उसको ये बीमारी हो गई है, तो जिसे हम रिलैप्स करते हैं। तो रिलैप्स के भी 2 प्रकार होते हैं, इनफ्रिक्वेंट रिलैप्स क्योंकि जो कि साल में 2 से कम हो, या होते हैं फ्रिक्वेंट रिलैप्स जो कि साल में 4 से ज़्यादा या 4। तो जो इनफ्रिक्वेंट रिलैप्स या फ्रिक्वेंट रिलैप्स होते हैं उनमें हम स्टेरॉइड का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। एक शॉर्ट कोर्स देना होता है हमें 4 हफ्ते का। उसमें पेशेंट अगर रिमिशन में है तो उसके आगे हम 2 महीने में इस दवाई का डोज टैपर ऑफ कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंट रिलैप्स है या स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, जिनको स्टेरॉइड का डोज थोड़ा भी कम किया तो पेशाब में प्रोटीन आना चालू हो जाता है। इन केसेस में हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स है, जैसे कि मैंने बताया लेविमेसोल है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, टैक्रोलिमास, साइक्लोस्पोरिन या माइक्रोफिनोलेट, इन प्रकार की दवाइयों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लंबे समय तक देते हैं, 1-2 साल तक, जिसके देने से यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। अब मान लीजिए किसी को इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो रिसेंटली बहुत अच्छे इंजेक्शंस आए हैं जिसको हम रिटुक्सिमैब कहते हैं, या कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ये हम देते हैं। यह इंजेक्शन हम जनरली 2 इंजेक्शन लगातार देते हैं 1 हफ्ते के अंतराल में। उसके बाद हम CD19 और CD20 इनका काउंट देखकर हर 3 महीने या 6 महीने में इंजेक्शन देना होता है। तो इन इंजेक्शन से जनरली सभी लोग रिमिशन में रहते हैं और एक कुछ समय तक इंजेक्शन चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। साथ ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम डॉक्टर, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं किडनी से जुड़ी हुई जो काफ़ी गंभीर हो जाती है, किडनी ख़राब होने का खतरा बना रहता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी क्या इस तरह की सिचुएशन आगे जाकर फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने बताया एक सामान्य बीमारी है और बहुत आसानी से क्यूरेबल है। किडनी ख़राब होने का चांस जनरली बहुत कम होता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अगर प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और सूजन बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण बहुत कभी कभी किडनी में डैमेज देखने को मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। कुछ समय बाद जैसे सूजन कम होती है तो ठीक हो जाता है।
मगर जैसे मैंने बताया सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो कारण हैं, डायबिटीज़, अमाइलोइडोसिस, एमपीजीएन, इन केसेस में किडनी खराब होना और किडनी की कार्यक्षमता कम होना, क्रिएटिनिन का बढ़ना और एक समय आना जहाँ आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, यह अमूमन देखा जाता है। तो जी हाँ, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी खराब हो सकती है। बिल्कुल, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कब ऐसी स्टेज आती है मरीज़ में उपचार के दौरान कि जब ये माना जाए कि अब ये जो मरीज़ है वो पूरी तरह से इससे निकल चुका है, उबर चुका है? देखिए, शरीर में से सूजन गायब हो जाना और यूरिन में से प्रोटीन नील हो जाना, यह दो चीज़ें हैं, ये आपको दर्शाती है कि आपने जो ट्रीटमेंट लिया है वो सक्सेसफुल है और अब आप ठीक हो रहे हो, रिमिशन में है। मगर एक बार आप रिमिशन में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रहोगे। तो डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते हैं कि समय अनुसार आपको पेशाब की जांच करनी है और अपने सूजन पर भी ख्याल रखना है। रूटीन आपसे समझना चाहूँगी इसका, कब कब डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है इलाज के बाद? इलाज के बाद तो देखिए, एक तो इलाज जब स्टार्ट होता है तो हम समय अनुसार बुलाते हैं पेशेंट्स को कि ताकि हम डोज को धीरे धीरे कम कर सके और कितना रिस्पांस आ रहा है ये पेशाब की जांच या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से देख सके। उसके बाद एक बार आप रिमिशन में आ जाते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि जब आपको दोबारा रिलैप्स हो तभी आप हमारे पास आइए, और अगर आप रिमिशन में नहीं हैं तो हम जब तक के रिमिशन में नहीं आते हैं, प्रोटीन नील नहीं हो जाता है, तब तक हम समय अनुसार बुलाते हैं। वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। बिल्कुल, और अब आपसे सावधानियों के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी सावधानियाँ हम प्री प्रिकॉशंस कह सकते हैं, ले सकते हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ना लीड करें? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए जनरली प्राइमरी नेफ्रोटिक के लिए तो कुछ ऐसी सावधानियां नहीं होती है। मेनली एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। दर्द की दवाएं ना खाएं और आपको जब कभी भी लगे कि आपके पैरों में सूजन है, आंखों के नीचे सूजन है, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। रही बात सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मुख्य कारण होता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए वही है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डायबिटीज़ की दवा समय पर और समय पर डॉक्टर को दिखाना, ये तीन मुख्य जो चीज़ें होती है जो आपको भविष्य में होने वाले सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचा सकती है। और डॉक्टर, आगे जाकर अब रूटीन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है अल्कोहल या ड्रग्स की अगर बात की जाए, और कई बार ऐसी सिचुएशन जिसमें माइनर सा हेड पेन भी अगर होता है तो पेन किलर्स ले ली जाती हैं। ये आगे जाकर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, विस्तार से देखिए, अल्कोहल तो क्या है, अल्कोहल बेसिकली पूरे शरीर पे आपके असर करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण तो नहीं है अल्कोहल, मगर दूसरे तरीके से लीवर ख़राब करना ये संभव हो सकता है। रही बात पेन किलर्स, जी हाँ, पेन किलर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक मुख्य कारण बन सकते हैं, जिसे NCH इंड्यूस नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिसमें मुख्यतः पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन जाता है, शरीर में सूजन आती है। तो मेरी आपसे सलाह है कि डॉक्टर की सलाह बगैर कोई भी दवाई आप ना लीजिए, क्योंकि अगर पेन किलर आप किसी प्रकार का भी लेते हैं तो ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी हमें अटैक ना करे, और अंत में जो कुछ संदेश आप दर्शकों को पहुँचाना चाहें? जी हाँ, देखिए, किडनी की बीमारी से बचने के लिए दो ही मुख्य तरीके होते हैं। काफ़ी मात्रा में पानी पीजिए और एक हेल्दी डाइट होता है। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको फल और सब्जियों का भारी मात्रा होनी चाहिए। जंक फूड आपने अवॉइड करना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज, यह आपका एक पहला मुख्य मूल मंत्र है। दूसरा है कि आपको रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अगर भविष्य में होने वाली बीमारी को हम इसी प्रकार टाल सकते हैं कि हम समय समय पर अगर खून पेशाब की जांच करते रहें तो हम इस बीमारी को बहुत ही छोटे रूप में पकड़कर उसका इलाज करें, ताकि भविष्य में जो विकराल रूप वो बीमारी धारण करते हैं उससे हम बच सकें। बिल्कुल, कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणेश जुड़ने के लिए। चलिए, तो आज डॉक्टर गणेश धानुका ने हमारे साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी किडनी से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें और बने रहें बंसल न्यूज के साथ।